रणवीर प्रताप को जब इस बात की जानकारी मिली कि सिद्धार्थ के गांव का मुखिया उससे मिलने आया है और वो सिद्धार्थ और रणधीर के बारे में कोई जानकारी देना चाहता है, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड से उसे अंदर भेजने को कह दिया था। लेकिन जब वो सिक्योरिटी गार्ड उसे बुलाने के लिए गया, तो अधूता वहां से गायब हो चुका था और जहां पर वो बैठा हुआ था, वहां की घास भी जली हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड को ये चीज बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि घास कोई नॉर्मल तरीके से नहीं जली हुई थी, बल्कि वहां पर एक खास तरह का पैटर्न बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निशान किसी खास चीज का चिन्ह हो। उस निशान को देखकर वो थोड़ा सा डर गया और अपने सुपीरियर को चिल्लाते हुए आवाज दी, सर, सर, जल्दी यहाँ आइए। उसकी आवाज सुनकर उसका सुपीरियर दौड़ते हुए उसके पास आ गया था। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? उसके सुपीरियर ने उस गार्ड को डांटते हुए कहा, ये देखिए सर, यहाँ वो आदमी बैठा हुआ था जो रणवीर साहब से मिलने आया था। गार्ड ने निशान की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, और जब उसके सुपीरियर की निगाह उस तरफ गई तो उसके भी होश उड़ गए थे। ये बात पूरी सोसाइटी में फैल गई थी और सारी सोसाइटी के लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। कोई एलियन के आने की बात कर रहा था, तो कोई हरमन सिंह को जादूगर बता रहा था, कोई दानव और पिशाच के आने की बात कर रहा था। वहां पर जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी। जब ये खबर रणवीर प्रताप के पास पहुंची, तो वो भी भागते हुए सोसाइटी के गेट पर आ गए थे और जब उन्होंने भी वो निशान देखा तो वो भी बहुत घबरा गए थे। रणवीर प्रताप कुछ देर तक वो निशान देखते रहे। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने वो निशान कहीं देखा है और वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे। सीसीटीवी में देखो, उसमें क्या दिख रहा है? वहां खड़े एक आदमी ने गार्ड से सवाल किया और उसके सवाल करने के बाद वो लोग सीसीटीवी रूम की तरफ भाग गए थे। वहां जाकर जब उन्होंने सीसीटीवी देखा तो उनके पसीने ही छूट गए थे और जिस गार्ड ने अधूता से बातें की थी वो तो बेहोश होकर वहीं गिर गया था। सीसीटीवी में अधूता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो गार्ड अकेले ही खड़े होकर बातें कर रहा था। उन लोगों ने सीसीटीवी को जब आगे किया तो देखा कि जहां पर वो गार्ड अधूता के बैठे होने की बात कर रहा था, वहां पर एक काला साया उभर आया था और फिर वो निशान बन गया था। ये सारे दृश्य आनंद विहार सोसाइटी के लोगों को हिलाने के लिए काफी था। आखिर अधूता वहां से कैसे गायब हो गया था और वो काला साया किसका था जो अचानक से उभर कर निशान छोड़ गया था, और रणवीर प्रताप ने ये निशान कहाँ देखा था? ये राज अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था। इधर आनंद विहार सोसाइटी में अधूता के आने और अचानक से गायब हो जाने की वजह से हड़कंप मचा हुआ था, और उधर गुल्लू के गायब हो जाने के बाद सिद्धार्थ ने पूरे बिसलपुर गांव में हड़कंप मचा रखा था। वो अभिमन्यु के रोकने के बावजूद एक एक घर की तलाशी ले रहा था। इसके लिए सिद्धार्थ का बिसलपुर गांव के निवासियों से झगड़ा भी हो रहा था, लेकिन वो इन सब की परवाह ना करते हुए सबके घर में जा जाकर देख रहा था कि कहीं गुल्लू को इन लोगों में से तो किसी ने छुपा नहीं रखा है। लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी सिद्धार्थ को गुल्लू का कुछ पता नहीं चला था। पहले उसके ऊपर होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह का अचानक से हमला होना, फिर उसका बुद्धा मार्शल आर्ट जाना और वहां पर बीरेन के बेटे आदित्य की तस्वीर देखना, और उसके सपने में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने वाले ग्रैंड मास्टर शिफू का वहां होना, उसके बाद योगेंद्र सिंह से बचते हुए आदित्य के गांव पहुंचना और यहाँ पारद का उसे आने वाले खतरों के बारे में आगाह करना, और फिर उसके बाद अचानक से गुल्लू का गायब हो जाना, ये सब सिद्धार्थ को किसी बहुत बड़ी मुसीबत के आने का इशारा कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ अभी इन कड़ियों को जोड़ पाने में नाकाम हो रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान गुल्लू के ऊपर ही था। हमें गुल्लू के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस के पास चलना चाहिए, सुकृति ने सिद्धार्थ से कहा, लेकिन तभी अभिमन्यु ने उसे रोक दिया। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, इससे तुम दोनों का राज बाहर आने का डर है, और अगर योगेंद्र को तुम दोनों की लोकेशन मिल गई तो वो पूरे गांव को श्मशान बना देगा, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ कसमसा कर रह गया था। वो उठा और फिर आसपास के जंगली इलाकों में गुल्लू को ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि गुल्लू एक जंगली बिल्ले जितना बड़ा था और उसके साथ साथ वो बहुत मासूम भी था, इसलिए सिद्धार्थ को इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उसे अपना निवाला तो नहीं बना लिया। लगभग पूरा दिन बीत चुका था और सूरज राजस्थान की पहाड़ियों के पीछे जा चुका था।
रात ने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखना शुरू कर दिया था। जंगल में से कई तरह के जानवरों के बोलने की आवाजें आने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी टॉर्च लिए गुल्लू को ढूंढ रहा था और बार बार आवाज दे रहा था। गुल्लू यहाँ नहीं है सिद्धार्थ, वो शायद अपने साथियों को पाकर यहाँ से चला गया हो। अब हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अभिमन्यु ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। साथियों को पाकर? ये क्या कह रहे हैं आप अभिमन्यु अंकल? गुल्लू लाल पांडा है, और पूरे राजस्थान में तो क्या, पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश के अलावा ये लाल पांडा और कहीं नहीं मिलता। और मुझे यकीन है कि गुल्लू अरुणाचल प्रदेश तो पहुंचा नहीं होगा, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से कहा। हालांकि अभिमन्यु को भी ये बात पता थी, लेकिन वो सिद्धार्थ को जंगली इलाकों से बाहर लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वहां रहना उसे सिद्धार्थ समेत बाकी लोगों के लिए और खुद के लिए खतरे से खाली नहीं लग रहा था, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकते थे। अभिमन्यु जी सही कह रहे हैं सिद्धार्थ, हमें अब वापस चलना चाहिए। गुल्लू यहाँ नहीं है, हम उसे सुबह होने पर आसपास के इलाकों में भी ढूंढने जाएंगे। और तुम शिकायत नहीं कर सकते पुलिस में, मैं तो जाकर कर सकता हूँ, मैं जाकर शिकायत करूंगा, गुरबचन ने सिद्धार्थ को सांत्वना देते हुए कहा। हालांकि सिद्धार्थ का वहां से जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका मन भी ये गवाही देने लगा था कि गुल्लू यहाँ नहीं है, बल्कि कहीं और किसी भारी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसके कदम धीरे धीरे बिसलपुर गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसको अपने कदमों के भारी होने का एहसास हो रहा था। इधर सिद्धार्थ गुल्लू को ढूंढने के लिए परेशान हो रहा था, और उधर रिया सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी। पहले रजत का सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी होने से मना कर देना, और उसके बाद सिद्धार्थ के गांव के मुखिया का सिद्धार्थ के लापता होने के बारे में बताना, ये दोनों चीजें रिया को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अमन भी उसके पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी और रिया माथुर की ओर देखते हुए बोला, मैम, एक नंबर की डिटेल्स निकालने पर हमें सिद्धार्थ के बारे में पता लग सकता है। अमन ने रिया से कहा। कौन सा नंबर? रिया चौंकते हुए बोली और उठकर खड़ी हो गई थी। उसके इतना कहने पर अमन ने उस डेट की कॉल हिस्ट्री निकालनी शुरू कर दी थी। हुआ यह था कि जब सिद्धार्थ को टिया और रणधीर के बारे में बार बार भ्रम आ रहे थे, तब उस वक्त सिद्धार्थ ने टिया और रणधीर के बारे में जानने के लिए अमन के पास फोन करके रणधीर के पापा के कंपनी के इन्वेस्टर जतिन प्रसाद का नंबर लिया था। सिद्धार्थ ने वो फोन बीरेन के नंबर से किया था। कुछ देर तक सर्च करने के बाद अमन को बीरेन का नंबर मिल गया था। बीरेन का नंबर मिलते ही अमन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसने तुरंत बीरेन का नंबर डायल कर दिया था। बीरेन के फोन पर बार बार बेल जा रही थी, लेकिन बीरेन का कॉल पिक नहीं हो रहा था। अमन को इस बात की पूरी आशा थी कि ये फोन उठेगा नहीं, और उसका फोन ना उठने पर उसे यह बात कंफर्म हो गई थी कि ये नंबर जरूर सिद्धार्थ के पास है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके पास सिद्धार्थ की जानकारी है। हमें इसी नंबर की डिटेल निकलवानी है, अमन ने रिया से कहा। अमन ने बीरेन का नंबर रिया के पास फॉरवर्ड कर दिया था, और उसने टेलीकॉम सेक्टर के अपने सोर्सेस से बीरेन के नंबर की डिटेल्स निकालने के लिए भेज दिया था। रिया को तो अमन की चतुराई और सिद्धार्थ के द्वारा की गई एक गलती के सिद्धार्थ की जानकारी मिलने की उम्मीद जाग उठी थी, इसलिए उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया था। लेकिन बिसलपुर के जंगली इलाकों में ढूंढने के बाद भी गुल्लू के ना मिलने पर सिद्धार्थ के चेहरे का सुकून उड़ चुका था। सिद्धार्थ के चेहरे का उड़ा हुआ रंग मामले की गंभीरता को बता रहा था। सबको लग रहा था कि गुल्लू सिर्फ सिद्धार्थ का पेट है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ के लिए गुल्लू कितना जरूरी है। अभिमन्यु, सिद्धार्थ, गुरबचन और सुकृति समेत गांव के बाकी लोग गुल्लू को ढूंढ रहे थे। तभी गुरबचन का फोन बजा। फोन अननोन नंबर से था, इसलिए गुरबचन ने फोन काट दिया था। लेकिन फोन कुछ देर बाद दोबारा बजा, और अब की बार गुरबचन ने फोन उठा लिया था। कौन बोल रहा है? गुरबचन ने फोन उठाते हुए सवाल किया। रजत बोल रहा हूँ गुरबचन जी, मेरी सुकृति मैडम से बात करा दीजिए। रजत की आवाज उधर से गुरबचन के कानों में सुनाई पड़ी। रजत का नाम सुनकर गुरबचन एकदम से चौंक गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रजत? अगर तुम्हारा फोन टैप हो रहा होगा तो? गुरबचन ने रजत को डांटते हुए कहा। ये नंबर सिक्योर है गुरबचन जी, रजत ने बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया। लेकिन मैं अभी सुकृति से आपकी बात नहीं करा सकता। गुल्लू गायब हो गया है और हम सब लोग उसी के पीछे परेशान हैं, गुरबचन ने जवाब दिया। लेकिन तब तक
सुकृति गुरबचन के पास आ चुकी थी और उसने रजत का नाम सुनकर फोन गुरबचन के हाथों से ले लिया था। गुरबचन ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं किया और सुकृति फोन लेकर उनसे थोड़ी दूर चली गई थी। क्या हुआ रजत? सुकृति ने सवाल किया। रिया और अमन आए थे आज सुबह और सिद्धार्थ के बारे में पूछ रहे थे। रजत ने सुकृति से कहा। रिया माथुर को ईटानगर में आया हुआ जानकर सुकृति चौंक गई थी। जो लड़की मेरे भाई के मरने पर उनके फ्यूनरल तक में नहीं आई थी, वो आखिर वहां आज क्या करने आई थी? सुकृति ने सवाल किया। पता नहीं, लेकिन अच्छी नीयत से तो नहीं आई होगी, रजत ने जवाब दिया। तुमने क्या कहा? सुकृति ने सवाल किया। मैंने साफ मना कर दिया, रजत ने जवाब दिया। रजत का जवाब सुनने के बाद सुकृति ने अच्छा किया और बाद में बात करती हूँ कहकर फोन काट दिया था, क्योंकि वो लोग गांव के किनारे पहुंच चुके थे। सुकृति ने फोन रखकर गुरबचन को फोन पकड़ा दिया था। वो लोग जब एकदम से गांव के किनारे पहुंच गए थे और दो गांवों को जोड़ने वाली सड़क पार कर रहे थे, तभी सिद्धार्थ को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। सिद्धार्थ के लिए वो गंध जानी पहचानी थी। ये गुल्लू की गंध थी। गुल्लू यहीं कहीं है, सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी आवाज सुनकर सब रुक गए थे। तभी सिद्धार्थ को वो गंध कम होती हुई महसूस हुई और वो तेजी से उसी तरफ भागने लगा था जिधर से उसे गंध आई थी। आगे आगे सिद्धार्थ भागा जा रहा था और पीछे पीछे बाकी के लोग दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो लोग बिसलपुर गांव के अंदर ही दाखिल हो गए थे। सिद्धार्थ उस गंध का पीछा करते करते एक घर के सामने पहुंच गया था और जब उसने घर का दरवाजा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। क्या गुल्लू इसके पास है? सिद्धार्थ के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनते चले गए थे। आखिर किसके घर के सामने पहुंचा था सिद्धार्थ और क्या है उस निशान का सच जो अधूता के गायब होने के बाद बना था, और किसका था वो काला साया जिसने अधूता को किया था गायब? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।